नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9वीं की पुस्तक पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 का प्रथम अध्याय इस जल प्रलय में उसका अध्ययन करें। तो अध्ययन करने से पहले लेखक के बारे में जानना जरूरी है। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, इनके बारे में लिखा हुआ है कि रेणु उपनाम है, फणीश्वर नाथ इनका नाम है। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म गांव आरोही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ। मतलब ये प्रसिद्ध कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, आंचलिक कथाकार थे। आंचलिक है ना, ग्रामीण भाषा का कहानियां लिखने वाले थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? ओराही हिंगना में हुआ सन 1921 में। ठीक है, उसमें लिखा नहीं है पर आपको बता रहा हूँ, सन 1921 में ओराही हिंगना, पूर्णिया जिला, बिहार में। तो ओराही हिंगना क्या है? इनका गांव है, पूर्णिया जिला है और राज्य बिहार है। इनकी स्कूली शिक्षा नेपाल में हुई। ठीक है, और काशी विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करने के दौरान ये वर्ष 1942 में स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े थे। मतलब स्कूली शिक्षा कहाँ हुई इनकी? नेपाल में हुई। और बाद में इन्होंने काशी में पढ़ाई की और उसके बाद में 1942 में ये स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े। रेणु ने वर्ष 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन था, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, प्रति, परिकथा, कितने चौराहे, कितने आदमी, ठुमरी, अग्निखोर, ये लाल पान की बेगम, संवरिया, पंचलाइट, तबे एकला चला रे, वन तुलसी की गंध, नेपाली क्रांति कथा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो लेखन शैली है वो वर्णात्मक है। कैसी शैली है? वर्णात्मक है इनकी शैली है जो। और उन्हें प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जो मैला आंचल था उसे इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सन 1977 में इनका देहांत हो गया। इतना समझ में आया? प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 में ओराही हिंगना, जिला पूर्णिया में हुआ। स्कूली शिक्षा नेपाल में हुई। सन 1942 में ये स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े और सन 1950 नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिया। मैला आंचल, प्रति कथा, कितने चौराहे, कितने अच्छे आदमी, ठुमरी, अग्निखोर, लाल पान की बेगम, संवरिया, पंचलाइट, तबे एकला चला रे, वन तुलसी गंध, नेपाली क्रांति कथा, ये फणीश्वर नाथ की लेख की रचनाएं हैं। और इनकी लेखन शैली कैसी थी? वर्णात्मक थी। और मैला आंचल जो प्रथम उपन्यास था उसके लिए पद्मश्री मिला। वो सन 1977 में इनका देहांत हो गया। पाठ का परिचय देखो। इस जल प्रलय में रिपोर्टाज विधा में लिखा गया पाठ के दृश्य का मर्म स्पर्शी वर्णन है। मतलब ये जो जल प्रलय जो घटना है इसका रिपोर्टाज विधा में लिखा है। मतलब रिपोर्ट की तरह, रिपोर्ट का सजीव रूप है एकदम। रिपोर्टाज विधा में लिखा गया बाढ़ के दृश्य का मर्म स्पर्शी वर्णन। देखो लोग कैसे पानी में आ रहे हैं, सामानों को ऊपर उठा के ला रहे हैं, साइकिल को उठा के ला रहे हैं, बच्चे भी, मतलब आधे बाद पूरा चेहरा निभा के सारी शरीर पानी में डूबा, हर चीज इनका डूब जाओ, उसका मर्म स्पर्शी ही वर्णन किया है। रेणु ने सन 1975 की पटना की प्रलयंकर बाढ़ का अत्यंत रोमांचकारी वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी भी रहे। सन 1975 में जो बाढ़ आई थी उसका वर्णन किया, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी भी रहे हैं। और तो कैसे मतलब आए बाढ़? क्योंकि कहते हैं कि जो नदियां हैं, पटना मतलब गंगा के किनारे हैं, तो बिहार में क्या कहते हैं कि गंगा एवं उसकी अन्य सहायक नदियां जब अपनी अपरिमित जल राशि से अपने अपोहा क्षेत्र में, बहने वाले क्षेत्र में आने वाले गांवों नगरों को प्लावित कर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, तब उसका जनजीवन पर कैसा कष्टदायक त्रासद प्रभाव पड़ता है, यही इस पाठ्य के वर्णन की मूल विषय वस्तु है। ये पता है कि गंगा और अन्य जो सहायक नदी है जब अपरिमित जल राशि, मतलब बहुत ज्यादा जल राशि के साथ ये उमड़ पड़ती हैं, तो उसके मार्ग में आने वाले जो गांव में नगरों की स्थिति कैसी त्रासद जैसी हो जाती है, उनके जीवन शैली में बड़ी विकट पड़ जाती है।
उसी त्रासदी वर्णन का इस पाठ में किया गया। लेखक ने बाढ़ विभीषिका को पाठकों के समक्ष किसी घटना की सीधी प्रस्तुति जैसा प्रस्तुत किया है, मतलब ऐसा प्रस्तुत किया जैसे पाठकों के सामने प्रकट हो रही है, इस तरह प्रस्तुत किया है। इसी विशेषता के कारण यह रचना अपने आप में बेजोड़ और सशक्त गद्य का एक उदाहरण बन जाती है। मतलब ऐसी सजीवता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है इस रिपोर्टाज को, इस घटना को उन्होंने इस सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। अब आगे देखते हैं। भाषा शैली, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टाज के वातावरण के अनुसार देशज विदेशज भाषा शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो उसमें एनडीआरएफ की टीम भी है, इसमें इनको बचाते हैं, नाव के द्वारा लोगों को ले जाते हैं और ऊंचे स्थानों की तरफ बैठाते हैं और ऊपर से हवाई जहाज से भोजन सामग्री पटकते हैं। उनसे पूरी जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका यहाँ पर आपदा प्रबंधन का जो है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है फोटो में। तो रिपोर्टाज के वातावरण के अनुसार देशज व विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। देसी वाक्य और शब्द जानो गोलगर डूबेगे छे, ऐसे जो शब्द थे उनका वर्णन यहाँ पे किया गया। मुष्टंड, पटनिया विदेशी भाषा के शब्द है। रिलीफ वर्कर है, रिपोर्टाज और तत्सम शब्द है वृष्टि, प्लावित, अनवरत, अनर्गल और उर्दू शब्द है हैसियत, हुलिया, माकूल। ऐसे मतलब विभिन्न शब्दों का इसमें प्रयोग किया है। इसमें तत्सम भी है, विदेशी भाषा के शब्द भी है, उर्दू के शब्द भी है। और शैली कैसी इसकी वर्णात्मक शैली है और ये खड़ी हिंदी बोली में लिखी गई है। अब इसके शब्दार्थ देखो कैसे लोग वाग इसमें जा रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। वृष्टि यानी वर्षा, क्या होती है? वर्षा। अनवरत लगातार, अस्फुट यानी अस्पष्ट, माकूल उचित, स्मृतियां यादें हैं। और ये तो कुछ है, बाकी जैसे और भी है, जैसे शरणार्थी क्या होता है? शरण में आया हुआ। पनाह क्या होती है? शरण होती है। शरणार्थी के शरण में आया हुआ, पनाह माने शरण होती है। गृह स्वामिनी क्या होती है? पत्नी होती है। और अकूत मानी क्या होता है? अकूत मानी क्या होता है? अकूत मानी क्या होता है? खजाना होता है। अकुल मानी क्या होता है? व्याकुल होता है। माकुल मानी उचित होता है। और एग्जीबिशन क्या होता है? प्रदर्शन होती है। मुर्रमी, मुहर्रम से बना है। मुर्रमी यानी दुख भरी है, विषादमयी है। और ठहाका मारना मतलब जोर से हंसना। बुद्धिजील होता है, डरपोक होता है। डूबेगे छे मतलब कहते हैं ना, डूबेगे छे तो डूब गया। अबले तक यानी अब तक। इस तरह के शब्द हैं। और कोलाहल, शोर, कलरव मानी आवाज, रव मानी शोर, लोप हो जाने, गायब हो जाना। इस तरह कठिन शब्दार्थ इसमें प्रयोग किया गया है, जो ऐसे नहीं ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आ जाते हैं। जो मेन है मैंने आपको बता दिए हैं। गोष्ठी सभा होती है। उत्कीर्ण यानी सुनने के लिए उत्साहित होना, उत्कीर्ण होना, सुनने के लिए उत्साहित होना। फूड मानी क्या होता है? भद्दा होता है। फपत्तिया मानी क्या होता है? किसी पर टोंट कसना, व्यंग भरी बातें कहना। ये होते हैं शब्दार्थ होते हैं। तो यश में है जैसे वृष्टि क्या होती है? ये क्या होती है? वर्षा के लिए बोला। अतिवृष्टि बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है। अनावृष्टि सूखा हो जाती है। दोनों ध्यान रखना बेटा। अतिवृष्टि क्या होती है? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो वृष्टि मानी बारिश होती है, परंतु अतिवृष्टि होती है। यहाँ पे अतिवृष्टि का वर्णन है। ये बाढ़ को बोलते हैं अतिवृष्टि। तो शिक्षण बिंदु क्या है? बाढ़ या किसी आपदा के आने पर सरकार द्वारा जनता को सुरक्षित रखने के उपाय बताना। ठीक है, ये शिक्षण बिंदु है। बाढ़ या किसी आपदा के आने पर सरकार द्वारा जनता को सुरक्षित रखने के उपाय बताना। डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार से इसकी पढ़ाई भी होती है बेटा, बतलाया जाता है हर स्कूल में कि डिजास्टर जैसे बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, कुछ हो जाए, उसमें किस प्रकार से सुरक्षित रखना, इसका संदेश दिया जाना चाहिए सरकार को। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो ये स्वयंसेवी और वॉलंटियर्स जो संस्थाएं हैं द्वारा संभावित खतरों के निपटने का प्रयास करना। ठीक है, एनजीओज के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपना जरूरी योगदान देना एवं बचाव कार्य करना। ये सब क्या है? शिक्षण बिंदु। इन सब का मतलब ये थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए इनका। बाढ़ या किसी आपदा है तो सरकार द्वारा जनता को सुरक्षित रखने के उपाय बताना। और स्वयंसेवी संस्था एनजीओ है, एनजीओ बोलते हैं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संभावित खतरों से निपटने का प्रयास करना। देश के प्रत्येक नागरिक को किसी प्राकृतिक आपदा निपटने में अपना जरूरी योगदान देना हो तो बचाव कार्य करना। ये मतलब ये मौलिक मूल्य है, जो जानकारी है, जागरूकता है, इन सब के बारे में हमें मतलब
इस पाठ से सीखना है, मतलब बचाना है। ये करे कहानी नहीं पढ़नी है, कहानी पढ़ के कुछ ऐसे मौलिक तथ्य रखना है, इनके बारे में सीखना। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या किया जाए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। तो देखो कथ्य बिंदु है, बाढ़ जैसी कठिन प्राकृतिक आपदा के समय की मानवीय व्यवस्था और यातना को दर्शाया गया है। सन 1967 पटना में आई की बाढ़ का वर्णन है। 1975 आई बाढ़ के समय लोगों ने किस प्रकार ईंधन, आलू, मोमबत्ती, कंपोस्ट की गोलियों का बंदोबस्त किया। बाढ़ के दौरान लेखक को कॉफी हाउस और पान की दुकान की ओर जाना। चारों ओर भय और शोर का वातावरण। जनसंपर्क की गाड़ी द्वारा बाढ़ के लोगों को सावधान चेतावनी करना। सुबह 5 बजे तक बाढ़ का आगमन। ये कथ्य बिंदु है। परंतु अब मैं पाठ का जो सारांश है मैं उसको आप सबके सामने पढ़ के आप सुनने की कोशिश करना। कि देखो, लेखक को पटना शहर में बाढ़ की जानकारी होना। लेखक कहते हैं पटना शहर, पटना किसकी राजधानी है, बिहार की है। किस नदी के किनारे है ये पटना, है जो गंगा नदी किनारे। तो लेखक एक ऐसे क्षेत्र से है जहां प्रत्येक वर्ष कोसी, पनार, महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग आकर कुछ दिनों के लिए शरण लेते हैं। मतलब लेखक एक ऐसे क्षेत्र में है जहां प्रत्येक वर्ष कोसी, पनार, महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग हैं। जो मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोसी भी भयंकर रूप धारण कर लेती है, पनार भी, महानंदा भी, गंगा के जहाँ उस क्षेत्र में लोगों को आने वाले गाँव में इसका पानी घुस जाता है, तो वहाँ से लोग आकर वहाँ पे शरण लेते हैं। परंतु उसमें लेखक को बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा नहीं था। विभीषिका नहीं, इसकी भयंकरता का अंदाजा नहीं था। उसने कभी भी बाढ़ को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसे पानी में तैरना भले ही नहीं आता हो, लेकिन वह स्कूल के समय से ही पानी तैरना नहीं आता, बचपन से सीखा ही नहीं होगा उसने। लेख कहानी आदि अवश्य लिखता रहा है, लेकिन वह स्कूल के समय से ही। एक बार उसने सन 1967 में बाढ़ की विनाश लीला को देखा और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ। 18 घंटों की लगातार वर्षा से पुनपुन नदी से आने वाला पानी पटना शहर में घुसने लगा। लेखक समेत अन्य घरों के लोग दैनिक आवश्यकता की चीजों को इकट्ठा करके आवश्यक सावधानी बरतने लगे। ठीक है। दूसरा है बाढ़ के दृश्य को देखने लेखक का निकलना। लेखक लगभग 5 बजे रिक्शे लेकर कॉफी हाउस की ओर जाने के लिए निकलता है। रिक्शे वाले ने लेखक को बता दिया था कि अब तक कॉफी हाउस डूब चुका होगा, परंतु बाढ़ का पानी देखने की इच्छा के लिए लेखक आगे बढ़ता गया। रास्ते में पता चला कि कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। लोग तरह तरह की बातें करते हुए उत्साहित लग रहे थे। ये लोग बाढ़ के पानी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेखक रिक्शे से ही राजभवन, मंत्री निवास, पानी से भरे कॉफी हाउस का दृश्य देखने लगा, लेकिन बाढ़ के पानी कारण आगे नहीं बढ़ सका और अपना रिक्शा उसे वापस मोड़ना पड़ा। गांधी मैदान में भी पानी भर गया था। लोगों की भीड़ रेलिंग के सहारे खड़ी थी। शाम 7 बजे करीब आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित हुआ। पानी आकाशवाणी केंद्र पटना की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। लेखक और उसके मित्र घबरा गए, परंतु उसके आसपास खड़े लोग यानी बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे, बल्कि वे उत्साहित थे। आपस में क्या कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। मतलब जिन लोगों पर आपदा नहीं आई है वो तो बस बातें ही करेंगे, उस पर लोग हंस बोल रहे थे। अब लेखक के मन में बाढ़ की पूर्व स्मृति। तो लेखक राजेंद्र नगर चौराहे के मैगजीन कॉर्नर में कुछ पत्रिकाएं लेकर घर पहुंचा ही था कि जनसंपर्क गाड़ी बाढ़ की घोषणा करती वहां पहुंची। लाउड स्पीकर से बताया जा रहा था कि रात के 12 बजे तक पानी लोहानी नगर कंकड़बाग से होता हुआ राजेंद्र नगर में पहुंच सकता है। आप सावधान हो जाइए कि प्रतिध्वनि बार बार गूंजती थी। लेखक कविता लिखना चाहता था, परंतु वर्ष 1947-1949 बाढ़ की स्मृति उसके मानस पटल पर चलचित्र की भांति चलने लगी। लेखक को वर्ष 1949 की याद आती है। मतलब पूर्व स्मृतियां उसको बार बार उसके दिमाग में आ रही, क्योंकि ये बाढ़ हर साल आया करती थी। जब वह रिलीफ दल के साथ नाव पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गया था, वहां एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी आया था। डॉक्टर ने कुत्ते को ले जाने पर आपत्ति करने पर कुत्ते के बिना जाने का नहीं हुआ और नाव से उतर गए। कौन? वो बीमार व्यक्ति। भाई हम नहीं जाएगा तो हमारा कुकुर भी नहीं जाएगा, ऐसे उसने कहा। तो जो वो पूर्व की स्मृतियां बता रहा है वो कि लेखक यहाँ पर देखो कि मानव की पशुओं के प्रति भी कितनी बड़ी संवेदना है, कि हमारा मतलब कितनी आत्मीयता है। तो उसकी बात बताएगी। यदि ऐसे समय में व्यक्ति अपने मवेशी या पालतू जानवर हैं सबको बचाने के लिए लगा रहता है। इसके अलावा उसमें पूर्व बातें याद है उसे। वहां उसने बाढ़ग्रस्त लोगों को चूहे मछली खाकर जीवन यापन करते हुए देखा था। मतलब मुसहरों की बस्ती में हो गया था, तो वहां लोग चूहे और मछली ये सब बूंद बूंद कर अपना जीवन बचा रहे थे। इस स्थिति में लोग लोक नृत्य का आनंद उठा रहे थे, प्रसन्न थे। लेकिन मुसहरों की बस्ती में राहत बांटने गया था
तो वहाँ लगा था कि वहाँ पे लोग मछली और चूहे को जुलूस जुलूस कर खा रहे थे। उसे लगा कि रिलीफ रिलीफ बांट कर भी वह उन्हें ऐसी खिलखिलाहट नहीं दे सकता। वह बलवाही नाच को देखकर उन्हें सन 1937 में आई बाढ़ की याद आ जाती। बलवाही नाच होता, नाच में लग रहे थे वहाँ पर नाच, वो क्या नाव के अंदर ही अलग तरह का मतलब नृत्य नाटिका करके और वो नृत्य कर रहे थे उस वहाँ के लोग। उस समय लेखक बालचर बाइस्कोट था। वहाँ पे लोग बाग इस तरह नृत्य बलवाही नृत्य कर रहे थे वहाँ के लोग। उस समय लेखक बालचर बॉय स्क्वाड था। नाव न होने के कारण केले के पौधे से भेल बना लिया जाता था। ये याद रखो बेटा कि जब कभी बाढ़ आ जाए, कुछ चीज ना मिले तैरने बचने के लिए, तो केले के पेड़ को काट लेना चाहिए, उसके 2-3 तनों को बांध लो, तो आराम से आप उस बाढ़ में बच जाओगे, क्योंकि केले का तना होता है भारी होता है और आराम से पानी पे तैरने लग जाता है। तभी जमींदार के लड़के हारमोनियम तबले के साथ जल विहार करने लगे। मतलब कुछ लोग जो अमीर वर्ग के थे, वो लोगों को ऐसे समय में भी क्या होती, मस्ती सूझती है, जल विहार करने लगे। गांव के नौजवानों ने उनकी नाव छीनकर मारपीट भी की। मतलब जो आम व्यक्ति की, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब उनको इस तरह की परेशानी में भी उनको अपनी मस्ती सूझती है और उन्हें परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब पटना की बाढ़ के संदर्भ में लेखक की टिप्पणी। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर पटना में भर गया और बाढ़ में ही युवक युवतियों का एक दल फिल्मी दृश्य की तरह पिकनिक बनाने निकल पड़ा। देखो एक दिन तो क्या हुआ, पिकनिक बनाने निकल पड़ा चारों तरफ। तो छतों पर लोग थे, तो छतों पर खड़े लड़कों ने सीटियां बजाई, तालियां बजाई, किलकारियों से उनके मजे को किरकिरा कर दिया। युवक युवतियों की वह टोली नाव पर सज धज कर निकली थी। नाव पर ही चाय नेस्कैफे के पाउडर को मत कर एस्प्रो बन रहा था। दूसरी तरफ एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। मतलब कुछ लोगों को उसी जिंदा से बेखबर है, उनको तो अपनी मस्ती करना है, एंजॉय करना है। फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था। एक युवक घुटनों पर कोहनी टेकर डायलॉग बोल रहा था। उनकी नाव के गोलंबर तक पहुंचते उनका सारा फूडपन छूमंतर हो गया। सब लोगों ने उनकी हंसी उड़ा दी, तो सारा उनका फूडपन था क्या हो गया, छूमंतर हो गया, मैंने गायब हो गया। रात के 2:30 बजे थे, सभी लोग जगे थे। लेखक ने अपने कुछ मित्रों और स्वजनों को फोन मिलाया, पर किसी का नंबर नहीं लगा। अचानक सवेरे 5 बजे शोर सुनाई दिया। लेखक को भी नींद से जगाया गया। सुबह होते होते उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। चारों ओर जल तांडव हो रहा था। पानी की तेज लहरों से सारी हरियाली, दीवारें, बिजली के खंभे, पेड़ का सना सब डूबता जा रहा, सब कुछ डूब गया था। पानी ने सब पे क्या होता था, अपना आवरण फैला दिया था। लेखक एक बार फिर से डर जाता है। उसके मन में आता है कि काश इस समय कोई मूवी कैमरा रिकॉर्डर कलम ही नहीं है, परंतु सोचा कि अच्छा है कि कुछ भी नहीं है। उसके बाद लेखक पहली बार पानी पर चढ़ना अपनी आंखों से देखने लगा। तो क्या कह रहा था उस समय कि रात के 2:30 बजे थे, सभी लोग जगे थे। लेखक अपने कुछ मित्रों से को फोन मिलाया, पर किसी का नंबर नहीं लगा। अचानक सवेरे 5 बजे शोर सुनाई पड़ा। लेखक को भी नींद से जगाया गया। सुबह होते होते उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। चारों ओर जल का तांडव हो रहा था, जल नृत्य कर रहा था, पानी फैल रहा। पानी की तेज लहरों, सारी हरियाली, दीवारें, बिजली खंभे, पेड़ का तना, सब सब क्या हो गया, तना सब डूबते चले गए। सब कुछ नष्ट वष्ट करते पानी तेजी से आगे बढ़ चला। लेखक एक बार फिर से डर रहा था। उसके मन में आता काश इस समय मूवी कैमरा रिकॉर्डर कलम ही होती, परंतु कलम ही कुछ भी होता, पर सोचा कि अच्छा नहीं है कि कुछ भी नहीं। उसके बाद लेखक क्योंकि लिखता तो मतलब देखने का मौका कहाँ से मिलता। उसके बाद लेखक उनको सारे दृश्यों को अपने अंतर्हृदय में बिठाने लग गया, उनको आत्मसात करने लग गया। उस जो बाढ़ का जो दृश्य था उसको उन्होंने। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस किस तरह की तैयारी करने लगते हैं, बचाएंगे। देखो पहले तो अपने घरों से निकलेंगे, ऊंची जगहों पर जाएंगे, फिर आवश्यक जो सामग्री है उसको रखेंगे। क्या क्या है या तो इसी प्रकार है। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने घरों से दैनिक आवश्यकता के सामान हो, जैसे कोई ईंधन हो गया, लकड़ी हो गई, दिया सलाई हो गई, मोमबत्ती हो गई, आलू हो गए, सिगरेट हो गई, और कंपोज की गोलियां। कंपोज की गोलियां पकाई खाओ। मतलब बेटा जब पानी पानी में आदमी रहता है तो स्किन खराब हो जाती है, पकने लग जाती है, फंगस हो जाता है, तो वहाँ पर कंपोज की गोलियां भी रखना जरूरी होती है। जो आवश्यक सिरदर्द दवाइयाँ वो सब रखनी चाहिए। आप इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपल इतना ही, जो आपके विचार आते हैं मन में उनको लिखना है जो चैप्टर में, और भी कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट दी उन सबका भी ध्यान रखना चाहिए। और उस समय ये लोग इसकी व्यवस्था करने लग गए थे। और बाढ़ के पानी के उतर आने पर सभी लोगों ने हड़बड़ाहट थी। नीचे रखे सामान को ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। इस प्रकार सभी लोग बाढ़ की खबर सुनकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए थे।
तो अगर ये अभी ऐसे भी आ जाए कि उस समय की जो बाढ़ आई थी बिहार में, लोगों ने क्या तैयारी की, अगर आपके समय आए तो आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे। अब वो आप किस प्रकार करें, तो आप आपके अनुभव लिखना, क्या एक्सपीरियंस लिखना, आपने जो पढ़ा है मैनेजमेंट के बारे में, उन सबके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे ही आपदा से निपटने के अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए, आ गया ना क्रिएटिविटी, इस तरह आपसे पूछ लिया तो क्या था, बाढ़ है या फिर लिखना है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर, इसमें कोई आदमी नहीं लाता है। तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने से पूर्व की सूचना मिल जाती है। तो पूरी सूचना इस प्रकार से संभावित घटनाओं निपटने के लिए दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, सामग्री है, पेयजल है, और भी आवश्यक दवाइयाँ हैं, उन सब की हमको व्यवस्था रखना। पहले से ही सुरक्षा के प्रबंध करने से स्वयं संस्था को उत्साहपूर्वक पहल करनी चाहिए, और सरकारी एवं निजी संस्थाओं को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। युवा वर्ग को योजनाबद्ध तरीके से जुड़कर सहयोग करना चाहिए। एनसीसी, स्क्वाड, गार्ड के बच्चों को भी साथ लेकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और व्यक्तिगत स्तर पर आवश्यकता अनुसार स्थान परिवर्तन व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। सामानों को ऊपर सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, आवश्यक दवाइयों का प्रबंध कर लेना चाहिए, और भी आपकी बातें में ध्यान इसमें होगा, और भी ऐड करना चाहिए कि पहले ही प्रशासन को ऐसे समय में हम सूचित कर देंगे पानी आ गया है तो बिजली का कट ऑफ किया नहीं, क्योंकि पानी आ गया तो बिजली से हम ज़्यादा लोग मर जाएंगे वैसे, और गरीब लोगों की पहले हेल्प करनी है, क्योंकि उनके पास इस तरह कोई सुविधा ही नहीं है। सब लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। और बेटा दूसरी जगह आ जाता है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों, ये भी कई बार आता है। तो बाढ़ का पानी रूपी दूत तरल जल के रूप में था। बाढ़ का पानी रूपी ये दूत तरल जल के रूप में था। मृत्यु का जीता जाता जुगता दूत, दूत मानी मैसेंजर, जो सामने दिखाई दे रहा था। तो मृत्यु का तरल दूत मतलब मृत्यु का संदेश लाने वाला तरल दूत था, मतलब लिक्विड फॉर्म में था। तरल मानी क्या होता है, लिक्विड, दूत मानी मैसेंजर, तरल पानी की तरह बह के लेके आ रहा था। उसकी नजर जो भी आ रहा था सामने सबको मारता चला जा रहा, सबको नष्ट करते चला जा रहा था, तो इसे मृत्यु का तरल दूत कहते हैं। तो बाढ़ का पानी रूपी दूत, बाढ़ का पानी रूपी दूत तरल जल के रूप में था, यह ध्यान रखो। बाढ़ का पानी रूपी दूत जो तरल जल के रूप में था, मृत्यु का जीता जागता दूत जो सामने दिखाई दिया जा रहा था। बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा है, क्योंकि पल भर में देखते ही देखते न जाने कितने घरों को उजाड़ देता है, ये लोगों को बेघर करके उनकी मौत की नींद सुला देता है। बाढ़ का पानी आ जाने से कॉफी हाउस बंद करना पड़ा। बाढ़ का पानी तेज बहाव होने साथ साथ सरकता आ रहा था। लेखक झाग भरे फेन को देखकर, जो झाग आते हैं उस पानी में को देखकर भयभीत हो रहा था, उस जिसके कारण बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहकर संबोधित किया उसने। मतलब जिधर से बह के आ रहा था उधर ही मृत्यु को फैलाते जा रहा था, सबको नष्ट करते जा रहा था, बढ़ता हुआ जा रहा था आगे। इसलिए इसे बड़े पानी के झागदार फेन को, बहते हुए को इसने मृत्यु का तरल दूत कहा है। ये ऐसी चीजों का आपको थे। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी कई बार आता है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पानी की बिक्री अचानक क्यों बढ़ जाती है। देखो, बाढ़ के खतरे से भयभीत होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से सारी दुकानें बंद हो गई थी। वहीं एक तरफ पान की बिक्री बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी वहां, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग बाढ़ का दृश्य देखने के लिए जगह जगह इकट्ठे हो रहे थे। बाढ़ का आनंद लेते समय पान उस समय लोगों के समय गुजारने का अच्छा साधन था। बाढ़ के स्तर में वृद्धि होने पर सभी लोग उत्साहित थे, वे आपस में बातचीत कर रहे थे। बाढ़ की इस घटना से एक साथ एकत्रित होना, पान खाकर आनंद ले रहे थे, तो कोई प्राणी आतंकित दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब पान की एक ऐसी दुकान थी जिसमें लोग बैठकर अपने विचारों को क्या करते हैं, कुछ देर विचार विमर्श कर लिया था। वहाँ एक रेडियो के द्वारा आकाशवाणी के समाचार सुनने को मौका मिल जाया करता था। तो सब लोग क्या करते हैं, ऐसे समय वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे और आपस में विचार विमर्श किया करते, कहाँ तक आया, और बाढ़ के जो दृश्य था उसका एक तरह से आनंद लेते हुए उस जो दृश्य घटना थी उससे बेफिक्र होते आनंद पूर्वक विचार विमर्श कर रहे थे। और वहीं पर समाचार भी सुनने को मिल रहा था, और इसीलिए इकट्ठे होकर वहाँ पर बैठते थे, और इसी में टाइम पास करने के लिए ही, अपने समय गुजारने के लिए वहाँ पर वो पान की बिक्री बढ़ रही थी। कुछ ऐसे सवाल हैं। और क्या आप कभी देखे, आपने देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन सच्चे में लिखिए, आपने कोई आपदा पढ़ी है, देखिए इस तरह का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने किस प्रकार कोई आपदा पढ़ी है, तो आप उसका वर्णन आप लिखिए। ठीक है, तो इस तरह की वो जो इस तरह के सवाल आते हैं इसमें। तो इसके बाद आगे, और ये आगे देखते हैं। तो ये था पूरा दृश्य। तो इस चैप्टर को बेटा एक बार दोबारा से पढ़ना इसको, और पढ़ने के बाद में इसके एक एक चीज को इसके पहले की बातें, और फिर इसकी पूर्व स्मृति में आने वाली बातें लेखक की, और फिर बाढ़ का जो दृश्य है उसको देखने के लिए लोगों की भयभीत की स्थिति, उन सबको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके ये कहानी की तरह पूरा ये जो वृत्तांत है
जो ये रिपोर्टार शैली में लिखा हुआ है जो गद्य लेख है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो पुनः बात करें, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस सामान को जुटाने लग रहे थे? भाई एक करते हैं ईंधन को, आलू को, मोमबत्ती को, और यहाँ कंपोज भी कर देते हैं और फिर चौथे में उपयुक्त सभी लग देते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेखक रेणु ने स्कूली शिक्षा कहाँ प्राप्त की? ये शिक्षा गलत लिखा बेटा, शेषलगम वाला होगा। कहाँ प्राप्त की थी? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, तिब्बत में। तो कहाँ प्राप्त की थी? नेपाल में प्राप्त की थी। तो ये बातें। अब आगे लघुतरात्मक प्रश्न है, कुछ आपको छोटे छोटे करने के लिए दिए हैं, इनको आप करना है कि लेखक तैरना क्यों नहीं सीखा, लेखक ने बाढ़ के आने का पहला अनुभव कब प्राप्त किया, लेखक ने किसे गंवार मुस्टंड का हार क्यों कहा, बाढ़ को आता देखकर पटनावासियों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, और लेखक चाहकर भी अपने सौजनों मित्रों से बात क्यों नहीं कर सका, जिस दिन बाढ़ आ रही थी रात को क्यों नहीं कर सका। और सब बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ में बेटा इसको एक बार आप स्वयं इसे अध्ययन करेंगे तब जाकर ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो पाएगा। और रही बात अब इसमें एक चीज एक और आ जाती है कि वो हमार कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा, ये पंक्ति है इसमें। तो वहां पर क्या है, तो क्या था कि एक बीमार था वो, तो एक नौजवान अपने कुत्ते के साथ नाव पे चढ़ गया। तो नाव में बीमार व्यक्ति को लेकर डॉक्टर कैंप की ओर जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि हम इस कुत्ते को साथ में नहीं ले जाएंगे, मना कर दिया। तो बीमार व्यक्ति उतर गया, तो बोला कि हमार कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। तो इसमें क्या था, ये मनुष्य में और पशुओं में आत्मीय संबंध था। ये ग्रामीण में जो लोग रहते वो पशुओं से भी उतनी आत्मीयता रखती, आत्मीय संबंध होने के कारण, आत्मीयता होने के कारण उन और उसे अलग हो जाने के कारण वो उसे एकाकी हो जाने की वजह से वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और वो खुद भी छप से पानी से उतर गया है। और तो उतर गया तो वह भी छप पानी से कूद गया, और पता नहीं कुत्ता भी उसके पीछे ही आ ही जाएगा, और कुत्ता भी पीछे पीछे आ गया। कुत्ता भी अपने मालिक के पीछे पानी में कूद गया। तब दोनों साथ साथ थे। इससे पशु और मानव के प्रति संबंध और स्वामी भक्ति की भावना प्रकट होती है। मतलब वो कुत्ता भी नहीं जाएगा तो वो भी उतर गया, और दोनों वहां से उतर गए। तो इससे बस एक बात बदलती, जो भी घटना हुई है कि उसको मना कर दिया तो वह कुत्ता भी नहीं गया, तो दोनों उतर के नाव से आ गए। तो इसी ये है कि ये बात है कि इसे पशु और मानव के प्रेम संबंध, पशु और मानव के जो प्रेम संबंध है, और कुत्ते की मालिक के प्रति स्वामी भक्ति की भावना पर स्पष्ट होती है। कौन सी भावना? स्वामी भक्ति की। तो नौजवान को कुत्ते के बिना मौत भी गवारा नहीं थी। मतलब अपने कुत्ते के बिना क्या नहीं थी? मौत भी गवारा, मतलब वो भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब अब देखें, और एक वर्ड आया कि मुहर्रमी सूरतें। मुहर्रमी सूरतें मानी दुख से भरी हुई, आतंक से भरी हुई। सुनते हो? तो लेखक ने मुहर्रमी सूरतों का प्रयोग स्वयं के लिए और अपने लिए, मित्रों के लिए किया। मतलब डरे हुए थे बहुत ज्यादा। किसके लिए किया था? अपने लिए और अपने मित्रों के लिए। उस दृश्य को देखकर लेखक ने मुहर्रमी सूरतें और उदास निराश भावयुक्त चेहरा इसलिए किया, निराश उदास भावयुक्त डरा हुआ चेहरा, क्योंकि दोनों बाढ़ के इस स्वरूप को देखकर अंतर तक चिंतित हो गए थे। विनाश लीला देखकर उनका मन दुखी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो मुहर्रम का दिन हो। वहां खड़े अन्य लोग, उत्साही जिज्ञासु लोगों के बीच उनके चेहरे अलग ही लग रहे थे। मतलब जो लोग उत्साही थे, कहाँ तक आ गया बाढ़ का, तो उनके चेहरे पहले ही डरे हुए थे। इसलिए वो अपने लिए और अपने दोस्त के लिए जो जो चेहरा था, दुख था, जो था, भाव थे, इसके लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो मुहर्रम किसका किसका पर्याय शब्द है? उदासी का था, निराशा का था, शोक का था। निराशा का, उदासी का और शोक का था। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और देखते हैं बेटा, जैसे बाढ़ की सूचना मिलते ही बाढ़ से निपटने के किए जाने उपाय, प्रबंधों पर प्रकाश डालिए। मतलब प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वैसे हर कोई बात है, प्रकाश डालते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी? भूकंप हो सकती है, सुनामी हो सकती है, बवंडर हो सकता है, तूफान हो सकता है, बाढ़ आ सकता है। तो इनकी कोई तिथि नहीं होती, ये कभी भी आ सकते हैं। तो इनके इसलिए इन इनसे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक तो पहले ही जागरूकता होनी चाहिए।
क्या होना चाहिए? पहले ही लोगों में क्या होती है? जागरूकता। पहले ही डिजास्टर मैंने तो सबको जागरूक कर देना चाहिए लोगों को। दूसरा, दैनिक जीवन में हम काम आने वाली चीज़ों को इनका व्यवस्था रखनी चाहिए। हैं? नदियों पर बांध बनाकर ऐसी आपदाओं को रोका जा सकता है। छोटी-छोटी नहरों को बड़े बांधों में पानी देकर पानी के दबाव को कम किया जा सकता है। वनों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। आवासीय संरचना लोगों की ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि पानी आए, कभी बाढ़ आए तो इस तरह आकर उनको उस बहाव की दिशा में सारे लोग क्या हो जाएँ? बह जाएँ। इस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा? अब आगे देखते हैं, जैसे बाढ़ के अतिरिक्त अन्य कौन सी प्राकृत आपदाएं जिनसे मानव जीवन सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता रहा है अभी की वर्तमान दिशा में। देखो, बाढ़ के अतिरिक्त वर्तमान जीवन में अभी वर्तमान समय में क्या भूकंप आया है, सूखा पड़ा हुआ है, जो क्या होते हैं ड्राउट है एक तरफ से, मैं तूफान है इत्यादि, इन सबसे मतलब बहुत ज्यादा आघात मिला है संसार में। भूकंप धरती के कांपने की क्या प्राकृतिक परिघटना है, कांपती है और जो कांपने के कारण मकान भवन सब गिर जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में हलचल होती है, जो प्लेट होती हैं पृथ्वी की ये पृथ्वी है जो प्लेटों पर टिकी हुई थी, इससे जन धन की भारी तबाही होती है। सूखा प्राकृतिक आपदा, जो कई बार कहते हैं कि भारत के किसान है जो आत्महत्या कर लेते हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र के वर्षा की कमी के कारण फलस्वरूप धरातलीय और भौम जल की अत्यधिक विकट अनुपलब्धता हो जाती है, अनुपलब्धता हो जाती है, मतलब इससे पेयजल, कृषि कार्य, जल अन्य आवश्यक क्रियाएं का अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और तूफान दो प्रकार के होते हैं, तेज हवाओं से पैदा होने वाले वायु तूफान और समुद्री जल के अनियंत्रित होने से उत्पन्न होने वाला समुद्री तूफान, जिसे क्या कहते हैं, समुद्री जल से अनियंत्रित हो जाए तो उसे कौन सा तूफान बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं उसे। कौन सा बोलते हैं? सुनामी। ये आपको हमें बताना जरूरी था। तूफान दो प्रकार के होते हैं, कि तो तेज हवाओं से उत्पन्न होने वाला वायु तूफान और समुद्री जल के अनियंत्रित होने से होने वाला समुद्री तूफान, जिसे क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। ये तूफान भी मानव जीवन को नष्ट कर देते हैं, आजकल करते आ रहे हैं। इसी समय कुछ समय पूर्व उड़ीसा में आए फैनी ने भी हमारे सामने ऐसा ही दृश्य उत्पन्न कर दिया था। तो इन समय से हमें इस पाठ के माध्यम से हमें पूर्व में जागरूक रहना चाहिए, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन है, इन सबको, एनजीओ है, लोगों को क्या करना चाहिए? भले ही जागरूक करना चाहिए सरकार को, और हम सबको इस विषय में पहले से ही तैयार रहना चाहिए, ताकि जब आपदा है तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा खड़े होकर उनका हेल्प कर सकें, उसकी सहायता कर सकें, जनता को, गरीब लोगों को हम बचा सकें, स्वयं को बचा सकें। ये पाठ से हमें ये सीख मिलती है। धन्यवाद।